वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 4 एंड एज प्रॉमिस्ड इस पार्ट में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहली पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानना, क्योंकि जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे बहुत सारी चीजें जो मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में समझा रही थी आपको सब क्लियर हो जाएंगी। यू विल गेट ऑल द आंसर्स कि हमने वो शिफ्टिंग क्यों करी थी और मैं आपको एक्चुअली में क्या समझाना चाह रही थी। सो नाउ दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लेसमेंट हुई है जो आपको ये बता रही है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से हैं और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन से हैं। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वो सारा इसी बेसिस पे है कि जो भी हमारा एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होगा वो हमेशा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा स्ट्रेंथ की वजह से। तो उस केस में हमेशा याद क्या करो, जैसे कि हमारे किंग्स करते हैं, क्वींस करते हैं, दे आर मोर पावरफुल, सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू कॉन्कर द वीकर पार्ट्स। तो यहाँ पे भी यही कुछ अलाइनमेंट होता है। बट रिमेंबर वन थिंग, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल but it forms positive ion by losing an electron, so it has been included in the series। क्योंकि जनरली सारे ही हमारे मेटल्स हैं सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। और ये जो बात करी है लूजिंग आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, आपको सिर्फ ये समझना है कि ऑन एंड ऑल बिकॉज इट्स losing that ion, so it's behaving like a metal, that is the reason it is added in the series। ओके, अब आप ध्यान से देखो, जब आपने बात करी थी रिएक्शंस की, प्लीज राइट दिस सीरीज डाउन ताकि जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल्स करेंगे जस्टिफाई करने के लिए आपके पास ये टेबल का होना बहुत जरूरी है। आपको अगर ये लर्न है तो आप खुद ही बता सकते हैं कौन सा हाईली रिएक्टिव मेटल है और उसने डिस्प्लेस क्यों किया, राइट? सो प्लीज राइट इट डाउन। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट उससे पहले एक छोटा सा आइडिया आपको ये बताने के लिए कि जब हमारे नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो उनकी एग्जिस्टिंग स्टेट क्या होती है, ये जानना इसलिए जरूरी है। जैसा आपने बहुत सारे केसेस में किया था सल्फर पोटेशियम, आप उनको किस तरह से सेव करके रखते हो, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि अगर वो रूम टेम्परेचर पे होंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, hydrogen is in the gas form, nitrogen gas form, oxygen gas form, fluorine would also be in the gas form, chlorine gas form, but bromine will be in the liquid form. Iodine, carbon, sulfur, phosphorus, silicon, whenever they are at room temperatures, ये सब solid state में होंगे। Alright? So now let's start with our displacement reaction. So the first thing to explain a displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element, more reactive जो हमारी reactivity series के हिसाब से है, is displaced by the less reactive element from its compound is called a displacement reaction। अदला बदली displacement का मतलब यही है। पर जानना ये जरूरी है किसने किसको डिस्प्लेस किया, और वो भी आपको पता है ज्यादा रिएक्टिव एक वीक को जाकर डिस्प्लेस करेगा। सो लेट्स सी, जिंक रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट और हमारा आउटपुट आता है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो अब यहां इस इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, अगर आपको सीरीज नहीं भी पता। क्योंकि अगर सीरीज पता होगी फिर तो आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हो, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए आपसे अगर कोई पूछे ये रिएक्शन सही है या नहीं, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी फिर तो आप बहुत इजीली जज कर पाओगे, करेक्टली जज कर पाओगे। बट नहीं आती तो आप श्योर नहीं हो कि जो मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं वो सही है या नहीं। बट रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जिंक मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, और इसीलिए आपने देखा कि जिंक ने जाकर कॉपर के साथ कॉपर को डिस्प्लेस किया, उसकी जगह ली और कॉपर जो है वो बाहर हो गया, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूं और आप समझो कि यहां पे हमारा आउटपुट नो रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहां आपको दिया है कॉपर को रिएक्ट करा है जिंक सल्फेट के साथ, राइट?
बट मेरा आउटपुट कुछ भी नहीं आया। अब उसका रीजन क्या है? वही सेम लॉजिक, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था जिंक इज मोर रिएक्टिव, राइट, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो जब कॉपर यहाँ लेस रिएक्टिव है, वो कभी भी जाके जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर वीक है, लेस रिएक्टिव है, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। वो बहुत क्विकली अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि वो तो उसके हिसाब से बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, so it will not replace or there will be no reaction. So this is the story behind a displacement reaction. Just remembering the reactivity series explains everything. Okay, now let's move to another example where you see iron is reacting with copper sulfate. और ये वाला इक्वेशन आपको बहुत सारी चीजें और याद कराता है, क्योंकि ये आप बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं किस तरह से आयरन रिएक्ट करता है जब उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला जाता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ हम इसको एक केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। और आप क्या देखते हैं, स्क्रीन के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर सेपरेट आउट हो जाएगा। अब ये सही है या नहीं आप सोचें। इसमें क्वेश्चन पहला यही आता है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव था और कौन सा कम रिएक्टिव था। अगर मैं बोलूं ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, तो उस मायने से क्योंकि कॉपर सेपरेट आउट हुआ है और आयरन ने कॉपर की जगह ली है, तो इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर को साइड कर दिया, राइट। सो दिस इज हाउ रिएक्टिविटी सीरीज फिट्स हियर। एंड टू क्लियर दिस मोर with a visual picture, let me take you to our lab where you can see how it actually works. तो आपके पास आयरन नेल है, आपके पास कॉपर सल्फेट है। अब आपको याद आया ब्लू कलर वाटर, या दैट्स कॉल्ड कॉपर सल्फेट। नाउ लेट मी ऐड द मैजिक टच एंड सी व्हाट हैपेंस। मैंने उसको दोनों को रिएक्ट कराया और अब क्या होगा, प्लीज थोड़ा फोकस करो, याद करो, हम ये पहले भी कर चुके हैं। जब हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया था तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या कुछ चेंज होगा? चेंज तो होगा ही, क्योंकि आप इक्वेशन पढ़ चुके हो, आयरन सल्फेट बनेगा। बट विजुअली क्या चेंज होना चाहिए? वो वाटर का जो कलर है दैट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, और जो आपका आयरन नेल है जब आप उसको बाहर निकाल के देखते हैं तो वो रस्टेड हो जाता है, राइट। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। So this is the crunch of a displacement reaction. Very simple. But आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी बहुत जरूरी है। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, गिव रीजनिंग भी आ सकता है, डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी आ सकती है, एक्सप्लेनेशन आ सकता है, बट सबका लॉजिक सिर्फ एक ही है। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद कर ली, आप सब तरह के क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स आंसर कर लो। ओके, now let's talk about the uses of metals and non-metals before closing the chapter. अब सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फिजिकल पढ़ ली, केमिकल पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ लिए, राइट। कहाँ अकर होते हैं वो भी हमें पता चल गया है, तो यूजेस को समझना तो और भी आसान हो जाएगा, राइट। और यही फंडा होता है स्टडी करने का, क्योंकि जब आपको सारी नॉलेज मिल जाती है आप उनको उस जगह पे इजीली फिट कर सकते हो। सो आप देख सकते हैं कॉपर के यूजेस वायर्स में होते हैं, आयरन के ब्रिजेस बनते हैं, और ब्रिजेस की तरह कुछ भी ऐसा स्ट्रेंथ वाला काम, क्योंकि उसकी एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, दैट इज यूज्ड where there we are using iron. Then you have lead, you can see that can be used in x-ray sheets. x-ray करने जाते हैं, कितनी इंफॉर्मेटिव बात है, अभी तक शायद बहुतों को नहीं पता होगा कि उसमें लेड शीट्स यूज करी जाती हैं। क्रोमियम एंड निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। ये एक पूरा प्रोसेस है, और हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, वो हम क्यों करते हैं। देन यू कैन सी मर्करी यू यूज इन अ थर्मोमीटर, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ यूज होता है, अगेन इट्स अ मेटल, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी स्ट्रेंथ को लेकर है, तो आप देख सकते हैं एरोप्लेन में भी हम एल्यूमिनियम का बहुत जगह पे यूज करते हैं। देन यू हैव जिंक दैट यू आर यूजिंग फॉर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन अगेन इज अ प्रॉपर्टी जो आपने क्लास 7 में पढ़ी है, बट इट इज रिलेटेड टू मेटल्स बिकॉज ऑफ इट्स properties, right? So I want all of you to write down the properties of metals, क्योंकि इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें why how का क्वेश्चन जो है वो आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ये यहाँ यूज होता है तो आप सोचोगे क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की वजह से कर रहे हैं।
So copper is used in making electrical wires. Iron is used for making construction work bridges, making machinery, automobiles, in making utensils, in making industrial gadgets, in water boilers. Lead is used in making X-ray sheets. Zinc is used for galvanization. Chromium and nickel are used for electroplating. Aluminium is used for making parts of aeroplanes and spacecraft. Mercury is used in thermometers. It says it all. Now you have an answer to every point here कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. ये सारे uses जो हैं वो metals की properties पे based हैं. Similarly, अब हम बात करते हैं uses of non-metals की. Based on their properties, whether it's physical or whether it's chemical. Now let's talk about sulfur. सल्फर का क्या यूज है? इट इज यूज फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट्स ऑफ मेटल. देखो कई बार क्या होता है, उसके पर्टिकुलर यूजेज और प्रॉपर्टीज की वजह से हम किसी पर्टिकुलर मेटल या नॉन मेटल को डायरेक्टली नहीं यूज करते, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम उस पर वर्क करें तो हम उसको बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे सल्फर की बात करिए, सल्फ्यूरिक एसिड तो किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है, तो उसका इतना ज्यादा यूज है, तो हम सल्फर को मेजरली सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज करते हैं, जहां पे उसका बहुत ज्यादा यूसेज है. Then you have oxygen. You know the usage of oxygen, and it is used for respiration by living things, burning of fuels, combustion impossible है बिना oxygen के. Then you have nitrogen. It is used for making ammonia, which is used for fertilizers. You all know this. Nitrogen plants के point of view से भी एक बहुत ही important non-metal है. Then we are talking about hydrogen. It is used as fuel in rockets. तो एक एरिया ऑफ साइंस है जहां पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का यूज एज अ फ्यूल होता है. कार्बन इज यूज टू मेक पेंसिल्स बिकॉज इट इज इन द ग्रेफाइट फॉर्म. जैसा मैंने पहले बताया था कि हमें फॉरेस्ट से बहुत सारा कार्बन मिलता है, ट्रीज से बहुत सारा कार्बन मिलता है, तो यहाँ पे उसको यूज बेसिकली पेंसिल्स को बनाने के लिए किया जाता है. जो आपकी लेड पेंसिल्स होती हैं उसमें कार्बन का बहुत सारा यूज है. देन यू हैव क्लोरीन. सबको पता है, इट इज यूज टू किल जर्म्स एंड वाटर. जब भी आप स्विमिंग के लिए जाते हैं वहां पे वाटर हमेशा क्लोरीनेटेड होता है, जो उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है. बहुत तरह के बच्चे अलग अलग एनवायरमेंट से आते हैं, सबकी बॉडी में अपना एक जर्म कैरियर होता है, तो सबको बचाने के लिए ही क्लोरीनेशन की जाती है, क्लोरीन का यूज किया जाता है ताकि वाटर डिसइंफेक्टेंट हो सके. देन यू हैव आयोडीन. ऑल ऑफ अस नो इट इज यूज्ड एज टिंक्चर आयोडीन व्हिच इज एन एंटीसेप्टिक. तो सब अपने अपने जोन में बहुत ही यूजफुल हैं, अपने अपने एरिया में सारे इंपॉर्टेंट हैं. जैसा कि आपने देखा, व्हेन यू आर रीडिंग देम प्लीज राइट देम डाउन. आप देख सकते हो सारे ही अलग अलग फील्ड्स हैं, तो इनमें से कोई भी मिस होगा तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा. एंड मे बी आई माइट बी मिसिंग सम ऑफ देम, सो एक्सप्लोर मोर, फाइंड आउट मोर. ये सिर्फ बेसिस पे थे जो आपके स्टैंडर्ड को सूट करते हैं या आपकी बुक टेक्स्ट बुक के हिसाब से. इतने ही आप कर लोगे तो बहुत है, लेकिन देयर इज नो एंड टू स्टडी. यू कैन फाइंड मोर, यू कैन एक्सप्लोर मोर about the applications of these metals and non-metals. So I hope I have covered every corner of the concepts which is going to help you in your exams and also for your study, and you have enjoyed the session today. So we'll see in the exercise part. Till then, bye.